ओके ठीक है, शॉर्ट होगी। Okay, so we start with the notebook now. अब यहाँ पे इशू ये होगा कि ये जो नोटबुक है इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में कैसे ले जाऊँ, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड। Presentation mode, or let me clear all the cells. तो ये मैं शुरू के वो जो चेक्स है ना वो मैं लेट मी रन अ फ्यू सेल्स, क्योंकि बाद में ये मैसेजेस देता फिरेगा। तो ये आप खुद करेंगे ना पहली दफ़ा, तो हो सकता है उसको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़े। मैं चूँकि यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी हैं तो ये टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। ये इट्स नॉट फेचिंग द डेटा। हाँ, और अच्छा, बस मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये आप कंफर्म करें कि ये मुझे कैसे इसको मैं हटा दूँ, इस पार्ट को, ये नज़र ना आए मुझे। किसी को याद आ रहा है? शोस, हाँ, लेफ्ट साइड बार मैंने हटा दिया, और इसको प्लस कर दूं मैं। अब बताएं कि इतना काफ़ी है? इज दिस इनफ? Yes. ओके ठीक है। सो ये फेच हाउसिंग डेटा, ये इससे पहले जो ऊपर जो इससे सेल है, जब आप उसको चलाएंगे तो ये एक फाइल डाउनलोड करेगा और ये फेच हाउसिंग डेटा करके ये वो लोड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वी जस्ट लोड हाउसिंग डेटा एक फंक्शन है, और ये स्टैंडर्ड फंक्शन है कि ये मतलब पांडास को यूज़ करके बेसिकली इट विल रीड द फाइल एंड you then use the same function. It's a customized function to read the file, और these are the headings basically. तो अब हम इसको बेसिकली जो मेरा मकसद है इस चैप्टर और इस स्लाइड्स नोटबुक्स को गो थ्रू करने का, कि the types of questions which you must ask before you go for a particular machine learning algorithm. हमारे यहाँ क्या होता है कि बस वो आप पहले से जहन में होता है ना, जिस तरह ये शाहिद अफरीदी की बैटिंग के बारे में एक चीज़ मशहूर थी, वो याद है किसी को? आप लोग आई डोंट नो कि उस टाइम पे क्रिकेट देखते थे या नहीं। उसका प्रॉब्लम क्या होता था? बस छक्के मारने को। नहीं, वो छक्के तो खैर वो कैच हर को। कोई चाहता है, लेकिन उसके जहन में पहले से होता था कि मैंने कौन सी शॉट मारनी है ना रिगार्डलेस कि वो बॉल कौन सी है। तो ये मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम लोग अप्लाई करते हैं, उसके जहन में होता है कि मैंने कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम जो मर्जी हो वो उसको फिट करेगा उसकी। और ये रिसर्च ग्रुप्स का भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जिस रिसर्च ग्रुप में जो एक्सपर्टीज है ना, वो हर प्रॉब्लम को अपनी तरफ खींचेगा वो। और साइंटिफिक मेथड ये नहीं है। साइंटिफिक मेथड क्या है कि द प्रॉब्लम शुड डिक्टेट द मेथड, यू शुड नॉट बी डिक्टेटिंग द मेथड। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। तो हम ये डेटा को दिस विल नॉट बी सीन जस्ट एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, वी विल सी के प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट्स क्या है और प्रेडिक्शन हमने क्या प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, और उस प्रेडिक्शन के लिए बहुत एंड पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वाली बात आएगी, लेकिन उससे पहले देयर इज अ लॉट टू आस्क अबाउट डेटा। सो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे बताएं जरा। ये इसने आप आई एम श्योर कि आपने ये डॉट हेड हाउस जब आप लोड करते हैं पांडास की कोई वो डेटा सेट, तो हेड क्या बताता है आपको? फर्स्ट 5, ये सिर्फ 5 एग्जांपल इसने दिए हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉलम्स क्या हैं, कॉलम्स कौन कौन से हैं।
क्योंकि 5 के बाद भी सीन यही बनेगा ना, वो डिफरेंट रोज होंगी। तो लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड, हाउसिंग मीडियन एज, टोटल रूम्स, टोटल बेडरूम्स, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड, मीडियन इनकम, मीडियन हाउस वैल्यू, ओशन प्रोक्सिमिटी। ये सारे नाम देख के आपके जहन में क्या आ रहा है, बताएं मुझे कि किस चीज का डेटा होगा। प्रॉपर्टी है। हाँ, ये प्रॉपर्टी हाउसिंग, डेटा। ये हाउसिंग डेटा है किसी एक जगह में। आ, उसमें मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में जो हाउसेज हैं, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी, अब कॉमन सेंस आपने लगाना है। बहुत सारे कॉलम्स हैं ना, इन कॉलम्स में आपके ख्याल में टारगेट कौन सा होगा, ये बता सकते हैं आप अपने कॉमन सेंस से। सर डिपेंड करता है नहीं किस मतलब एप्लीकेशन पे मतलब होना मैं चाहिए। बताता हूँ आपके हाल में पॉपुलेशन को आप देख ले, पॉपुलेशन क्या होगी आपके हाल में, पॉपुलेशन किसकी पॉपुलेशन होगी। एरिया पॉपुलेशन। ये आपके, अच्छा पहले मुझे बताइए एग्जांपल्स क्या होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट एग्जांपल, या सेकंड रो विल बी सेकंड एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, ये बेसिकली मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया देना चाहिए। आप इमेजिन करें कि इस्लामाबाद में हाउसेज है, ठीक है। अब इस्लामाबाद को आप डिवाइड करेंगे सेक्टर्स में, ठीक है। और अगर सेक्टर्स भी बहुत बड़ा है, आप उसको फिर ब्लॉक्स में करेंगे, सेक्टर में भी सब सेक्टर होते हैं। सो दीज आर ब्लॉक्स, सो द फर्स्ट रो इज ब्लॉक नंबर 0, फिर ब्लॉक नंबर 1। उस ब्लॉक में जो हाउसेज हैं जितने भी, ठीक है, वहां पे क्या क्या चीजें आपके पास आ सकती हैं कि उन हाउसेज में टोटल रूम्स कितने होंगे, तो ये उनका एक एवरेज नंबर होगा ना। कैसे? समझ गए आप, जाहिर बात है इट्स इम्प्रैक्टिकल कि आप हर हाउस के लिए ये एग्जाम वो कर देना, ठीक है। कर भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप मेरे ख्याल में इफ यू थिंक यू कैन इवन हैव अ रो फॉर ईच हाउस, आई हैव टू चेक दिस आउट। सो अगर आप हर हाउस के लिए भी कर दें तो उस हाउस में कितने, ये बेसिकली हाउस का नहीं हो सकता, उसी ब्लॉक का होगा ना। उस ब्लॉक में कितने रूम्स हैं टोटल, ठीक है। फिर टोटल बेडरूम्स, ये बेडरूम्स एक हाउस में इतने बेडरूम्स होंगे आपके ख्याल में, इसको चेक करने की जरूरत है। सर एक ब्लॉक में होगा। ये ब्लॉक में होंगे ना, बिल्कुल। यस सर। ये कहाँ पे इसकी अ, असल में वो जब आप देखेंगे ना इसका वाइट पेज, उस वाइट पेज पे इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, बट एनीवे आई गेस वी गेट टू दैट सून। या हाउसिंग मीडियन एज, और ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो ऑब्वियस है ना, ये तो उसकी लोकेशन है। ये लोकेशन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप लिंक कर सकते हैं कि ये जो नाइस व्यूज है ना, जिस तरह ओशन है या कोई पार्क्स हैं या कोई सिटी सेंटर है, तो ये उससे आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन प्रेफरेबल है या नहीं है। मीडियन एज कि वो कितना पुराना है, ठीक है। उस ब्लॉक में, ये मीडियन का मतलब ये है कि ब्लॉक ही है, क्योंकि मीडियन एज घर का नहीं होता, एक घर का तो एक ही एज होगा ना। मीडियन एज का मतलब ये है कि उस ब्लॉक में जो घर हैं उनका मीडियन एज क्या है, उन सब मिला के, ठीक है ना। उनका जो सेंटर होगा कि एवरेज तो नहीं कह सकते, मीडियन और एवरेज में आपको पता है कि फर्क क्या होना चाहिए। टोटल रूम्स ये हो गए उधर, बेडरूम्स, और पॉपुलेशन, उस रीजन में पॉपुलेशन क्या है, और फिर हाउस होल्ड्स कि उसमें कितने, कितने लोग होंगे? हाँ, हाउस होल्ड का क्या मतलब सर होगा। मैं कह रहा था पॉपुलेशन। हाँ, हाउस होल्ड मीन्स कितने फैमिलीज रहते हैं।
उस उधर कितनी रह रही है, पॉपुलेशन उस एरिया का, और मीडियन इनकम। अब ये इंपॉर्टेंट है, मीडियन इनकम, कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अमीर है या गरीब है या एवरेज है या वो है वो है ना, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। और ओशन प्रॉक्सिमिटी, कि ओशन से उसने कैटेगरीज दी हुई, न्यूमेरिकल नहीं है ये, ठीक है, बाकी सारे न्यूमेरिकल है। ये जो है ना, ये असल चीज़ है, क्योंकि आप जब घर की वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू, उसमें घर कितने पैसे का मिलेगा, दिस इज द टारगेट वैल्यू, क्योंकि यू वुड लाइक to use all the other features, attributes, to predict this, and this is indeed the case. Even if you don't know this, or if you cannot guess this, this is in fact the target variable to be predicted. अच्छा, अब आप एक और जो मैं चाहता हूँ कि देख के ही आपको कोई चीज़ क्लिक करनी चाहिए, मीडियम इनकम की वैल्यू और ये जो मीडियन हाउस की वैल्यू, इसमें इतना फर्क क्यों है आपके ख्याल में? मीडियन इनकम मुझे लगता है कोई और डेसिमल प्लेस में ये लिखा है 8.32, 1000 से मल्टीप्लाई होता है। हाँ देखो ना, ये आपने सही गेस किया है कि आमतौर पे आप अगर केयरफुल नहीं है तो आप ये कहेंगे कि नहीं, हाउस जितना भी महंगा हो वो मीडियन इनकम से इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जितना यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो डॉक्यूमेंट चेक करना है कि इसका यूनिट क्या है, हर कॉलम का यूनिट यहाँ पे मिसिंग है। सो लेटर ऑन इट विल टर्न आउट दैट दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 10,000 या 10,000 या 1,000, अभी पता चल जाएगा। तो ये डॉलर्स नहीं है, ये 10,000 डॉलर्स हैं, और ये एक्चुअल डॉलर्स है, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल डॉलर में देखें तो वो 10,000 में क्या बन जाएगा, वो 5 बन जाएगा, 45। तो अब आप कह सकते हैं कि इसमें कोई सेंस है। वो पता नहीं मैंने क्या क्लिक कर दिया, नहीं, एक सेकंड। डिस्कवर के ये मैंने कुछ चीज, हाँ ये है ना, ये वो क्लिक हो गई थी तो वो पूरा एक सेल ही गायब हो गया था। अच्छा, अब हाउसिंग डॉट इन्फो को हम देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। नल नॉन नल है सारे, इसका मतलब यू डोंट हैव टू रिमूव डाटा। डिस्क्राइब को हम देख रहे हैं। अब डिस्क्राइब में मुझे बताएं कि फर्स्ट रो, फर्स्ट 4 रोज क्या बता रहे हैं, जल्दी बताएं। स्टैटिस्टिक्स बताता है डिस्क्राइब। अच्छा, और इसमें वो जो कॉलम्स है, उस कॉलम्स में क्यों सारे कॉलम्स नहीं है, एक कॉलम उसमें मिसिंग है। कौन सा? हाँ, अच्छा नहीं, वो सर एक कॉलम इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो कैटेगोरिकल डाटा है। कैटेगोरिकल है कि कैटेगोरिकल का कोई मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता ना, तो ये सारी चीज़ आपने नोट करनी होती है, ठीक है। 25% और 50% और 75%, इसका ख्याल, अब क्या ख्याल है, क्या मतलब होगा, टोटल रेंज क्या है? इंटर टोटल हाँ क्वार्टाइल रेंज है सर। हाँ, ये क्वार्टाइल्स है ना। तो फॉर एग्जांपल 25% यहाँ पे लिखा हुआ है 18, तो इस 18 का क्या मतलब है कि जो जितने भी मीडियन एजेस है ना उस ब्लॉक में, बिल्कुल नहीं, सारे मिला के जितने भी मीडियन एजेस हैं उस हाउसिंग एरिया में, तो 25% ऑफ द एग्जाम्पल्स
have less than 18 as their median age. समझ आ रही है बात? और ये 29 का क्या मतलब है कि ये मिडल वैल्यू है, ये मीडियन है बेसिकली। ये 50% का मतलब मीडियन होता है। आधे जो ब्लॉक्स हैं वो उनका मीडियन एज 29 से कम है और बाकी आधों का 29 से ऊपर है। ये मिडल वैल्यू है और ये मैक्सिमम है। मैं कुछ चीज क्लिक करता हूं और ये फौरन जो है ना अगले पे चले जाते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये मैं क्या अवॉइड करूं कि ताकि ये ना हो। ठीक है, ओके। अब ये एक तो ये तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स देखने का। ये दूसरा तरीका ये है कि आप हिस्टोग्राम बनाएं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये हिस्टोग्राम से आपको क्या आइडिया मिल रहा है? इसने सब सारे हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिए, ठीक है। रेंजेस का आइडिया बिल्कुल। इसमें आप मुझे ये बताएं कि जो ये बिन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और बिन का ताल्लुक किस चीज के होता है? स्प्रेड ऑफ डाटा से बिन करना। असल में 50 बिन का क्या मतलब है कि इसमें 50 वो हैं स्ट्रिप्स है ना। यस। तो एक स्ट्रिप में आपने यू हैव बेसिकली गैदर्ड मेनी वैल्यूज इन दैट स्ट्रिप। तो अगर वो स्ट्रिप को मैं नैरो करता हूं तो उससे क्या नुकसान होगा और उसको अगर मैं वाइड करता हूं तो उससे क्या नुकसान होगा, या मैं ये देखना चाहता हूं। सर उसको कम करेंगे तो डाटा स्प्रेड कम होगा। एक जगह डाटा आपको स्ट्रेटा याद है? स्ट्रेटा सो स्ट्रेटिफाई। क्योंकि जो स्ट्रेटा है ना, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ना, जिस तरह हम कहते हैं मेल फीमेल, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो डेटा में भी ये जो बिन्स होते हैं दे रिप्रेजेंट नेचुरल रेंजेस। तो अगर आपने इनको फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 वैल्यूज हैं और आप हर वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें तो वो आप यू आर लुकिंग एट ऑल द डिटेल, वो ओवरफिटिंग की तरफ आप जाएंगे ना। सो बिन्स को कम करने का फायदा ये है कि यू विल हैव, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है कि आप एक्सट्रीम ये है कि आप पूरे डेटा को एक ही बिन मान लें, तो दैट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। And if you think of each value as a bin, that is too much detail. तो number of bins will tell you कि आपके stratas कितने हैं, आपने ग्रुप्स कितने बनाए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास आपके मार्क्स है ना, और आपके मार्क्स को मैं जब ग्रेड्स में देता हूँ ABCD, ये 12 लेटर ग्रेड्स हैं। एवरी लेटर ग्रेड इज बेसिकली इट कैन रिप्रेजेंट अ बिन बेसिकली। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन के लिए हो। बिन कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है। सो नाउ ये तो आप मेरे ख्याल में ये मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी सेकंड लर्निंग में एक फंक्शन है, इसको मैं स्किप करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इज गोइंग टू मच डिटेल्स। ये खुद इम्प्लीमेंट इसने किया है ना कुछ चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में हम सेकंड लर्न का ही यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और ये जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि नॉर्मली तो हम सिर्फ ये देते हैं कि डेटा सेट देते हैं, टेस्ट साइज देते हैं, तो 20% टेस्ट साइज है और 80% ट्रेनिंग है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाई डू वी नीड टू सेट दिस मैनुअली। किसी को याद आ रहा है?
या अगर ना दूं तो क्या नुकसान होगा इसका? कंसिस्टेंसी नहीं होगी सर। हाँ बिल्कुल, अगली दफा कुछ हाँ। रैंडम हुआ। अच्छा, अब मेरे ख्याल में अब मुझे याद है कि स्टार्ट में मुझे एक बात बतानी चाहिए थी कि जो अभी हमने प्लॉट्स देखे हैं ना, ये ऊपर ये हिस्टोग्राम और ये जो है ना सारा टेबल्स, इसने स्टार्ट में एक बात की है और जो अभी तक किसी भी बुक में मैंने नहीं देखी, आई सी दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप खुद भी, एक तो ये होता है ना कि आप ट्रेनिंग अलग डेटा रखें, टेस्ट साइज अलग रखें, वो आप अलगोरिथम के हिसाब से देख रहे हैं कि मैं अलगोरिथम को ना दूं ना सारा सारा डेटा। ये कहते हैं आप खुद भी ना देके पूरा डेटा। ये बात समझ आ रही है कि यू योर सेल्फ शुड नॉट लुक एट द डेटा। सो व्हाई डू यू थिंक ही इज सेइंग दैट? बायस आ गया। क्योंकि ये कह रहा है कि ह्यूमन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इसने चूंकि एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे मॉडल्स का, अल्गोरिथम्स का, स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड मॉडलिंग रिसर्चर होगा, तो कह रहे हैं कि वो डेटा को देख के एक पैटर्न इमर्ज करता है एंड देन ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सर्टेन अल्गोरिथम्स, क्योंकि पास्ट में उसने उस तरह की सक्सेसेस देखे हैं ना। तो इसको अवॉइड करना है, इसको कहते हैं डेटा स्नूपिंग बाइस। ये नाम आप नोट कर ले, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है? डेटा स्नूपिंग बाइस, ठीक है? स्नूपिंग आपने नाम सुना? यस सर। किसको कहते हैं? सर चीजें देखने को। ये जो क्यूरियोसिटी नहीं होती, हर एक के यस बारे में पता करना है कौन क्या है, तो डेटा स्नूपिंग बाइस से भी बचना है, ठीक है? सो इट्स नॉट, इट्स गुड टू सेट असाइड सम डेटा, इवन यू शुड नॉट बी बाइस्ड। तो so we will actually run this and then look at the test head, ठीक है? और इसमें कुछ नन वैल्यूज भी आ गई इधर। अब देखो ना, यहाँ पे नन देख के आपको आइडिया हो गया, ओरिजिनल में तो नन कोई भी नहीं था ना, याद है? हमने स्टार्ट में डेटा को यस चेक सर। किया था कि एक, तो यहाँ पे क्यों नन्स आ रहे हैं बताएं? कोई बीच में मैनिपुलेशन की हुई। डिफरेंट डेटा है। ये डिफरेंट डेटा है। आई थिंक सो। ये वैल्यूज तो डिफरेंट। अच्छा, या तो ये है कि हमने उधर शायद गौर नहीं किया कि टोटल बेडरूम्स का डेटा क्यों नन है इसमें। क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो सिर्फ टेस्ट इसने हेड ये उसी हाउसिंग डाटा को इसने स्प्लिट किया है ना, ये नया डाटा इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है? यस। सो अच्छा, लेट्स से अभी यहाँ पे मुझे बताएं कि नाउ आई वांट टू स्टडी दिस डाटा एंड आई एम प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम, बजाय सारे हिस्टोग्राम देखने के आई एम लुकिंग एट द हिस्टोग्राम ऑफ वन फीचर व्हिच इज द मीडियन इनकम। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल में, बिफोर आई डिस्कस द मीडिया द प्लॉट? आप इमेजिन करें सिनेरियो, व्हाई वुड यू प्लॉट जस्ट वन फीचर एंड नॉट एनी अदर फीचर? हाँ, क्योंकि आप उस वन फीचर में कॉल करना चाहते हैं एक तरीके से। असल में it only means that you have talked to the experts uh, in housing and you came to know somehow that median income of the population living there is a significant factor in determining the target, और target क्या था हमारा? median house value, ठीक है? मतलब कि वहां पे अगर अमीर लोग रह रहे हैं तो उस जगह के घर महंगे होंगे, एंड दिस इज द डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मीन्स कि आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टडी किया जाए पहले। इस तरह के हो सकता है एक या दो से ज्यादा भी हो, ठीक है?
अब यहाँ पे वो आपको समझ आ जाएगी वो बिन्स वाली बात ना, कि अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि इसने हिस्टोग्राम में डिफॉल्ट नंबर ऑफ बिन्स को ही सेलेक्ट कर दिया ना। तो अब इस स्ट्रिप में कितने वैल्यूज आ रही हैं? पहले स्ट्रिप में यू हैव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। 100. तो अगर हम इसको नैरो करेंगे तो वो जो ग्रुपिंग है ना, वो जो स्ट्रेटा बनेंगे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, वो खत्म हो जाएंगे एंड यू विल हैव बेसिकली नो पैटर्न, ठीक है। इट विल लुक टू नॉइजी, द डेटा विल बी टू नॉइजी। ये ऐसा ही है, मैंने एक दफ़ा एग्जांपल शो किया था कि प्लॉट्स में अगर सारे जंप्स और सारे चेंजेस को आप ऑब्जर्व करें तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द नॉइज। तो ट्राई टू हमने, आपको याद है हमने किया था ये डिसीजन ट्रीज में, हमने ये किया था कि ट्री डेप्थ जब आप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सो यू आर लुकिंग एट ईच एंड एवरी एग्जांपल। सो बिन्स को अगर आपने रीजनेबली प्लेस करना है, लेट्स से यू वांट टू, जिस तरह मैंने बताया था ना, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। सो लेट्स से यू वांट टू categorize people with different incomes into 5 groups: 0, 1.5, सो 0 से लेके 1.5 तक एक ग्रुप बन जाएगा, 1.5 से लेके 3.5 3.0 तक। सो यू हैव एक्चुअली 5 ग्रुप्स and you label them as 1 2 3 4 5. So pandas has a command cut which will cut the values according to these bins. So 0 से 1.5 को लेबल 1 असाइन कर देगा, 1.5 से 3 उस सब को लेबल 2 असाइन करेगा। और अब उनके अगर आप वैल्यूज देख लें तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, 22, सेकंड में कितने हैं। देखो ना, इट इज अ होल लॉट सिंपलर देन द एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा में आपको आइडिया नहीं था। एंड you, if you now plot the histogram of this categorized, देखो ना ये कैटेगरी, आपने कैटेगरीज बना ली है। इसका जब आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो इसको डिफरेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड दिस डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिकॉज इट वाज एक न्यूमेरिक वेरिएबल, सो दीज वैल्यूज वर एक्चुअल। ये जो 2 था ये एक्चुअल 2 था, 4, ठीक है। ये एक्चुअल मीडियन वैल्यू थी उसकी, नहीं सही, इनकम की। यहाँ पे क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस 2? हाँ, ये 2.0 जस्ट अ लेबल, 1.0 इज जस्ट अ लेबल। वो आपको ये तो नजर भी नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ 1 2 3 लिखना चाहिए था। लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यूज है और उसको मेरे ख्याल में टाइम नहीं मिलेगा उसको चेक करने का। सो यू हैव टू बी केयरफुल, इवन इफ you see those numerical values, you don't have to actually give them importance. So इसको आप कंपेयर जरूर कीजिएगा पिछले प्लॉट से। अच्छा, now this is the reason basically why we need to take that strata and stratified shuffling important. ये डिस्कस करने का मकसद बेसिकली ये था कि इसमें आपके पास ये 5 ग्रुप्स हैं, जिस तरह मैंने कहा अमीर गरीब या मेल फीमेल या ना अर्बन और रूरल। सो यू, when you split the data into training and test data, you do not want this representation to be lost. ये जितने भी कम वैल्यूज हैं इस स्ट्रेटा में, ये रिप्रेजेंटेशन टेस्ट में भी रहनी चाहिए और उसमें भी रहनी चाहिए, ट्रेनिंग में भी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि कम है तो गायब भी हो जाए। ये बात समझ आ रही है? yes, हाँ, तो इसीलिए आपको मॉडल सिलेक्शन से ये है स्ट्रेटिफाइड शफल स्प्लिट, ये आप इंपोर्ट करें। एंड इफ यू यूज दिस फॉर योर ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, सो यू कैन इवन सी दी रिप्रेजेंटेशन। अगर आप उसको नॉर्मलाइज करें ना टेस्ट साइज पे, तो ये कह सकते हैं कि देखो ना, सबसे ज्यादा सबसे कम रिप्रेजेंटेशन किसकी है यहाँ पे, रेशो इसका ये है ना 1 का, 5 1 की ना, 555, अच्छा 1, हाँ।
और 5 की कम है और 4 की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा 2 और 3 की है, और ये उधर भी कम है, आप देखें ना, ये उधर भी 1 की सबसे कम है, इधर देखें। सो ये जो नंबर्स है ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूज यहाँ पे ज़्यादा हैं, 2 और 3 तो उधर भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। और आप इवन यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये काउंट्स है, देखो ना मैच कर रहे हैं, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन नीचे है और जब आपने उसको कर दिया, बल्कि नहीं एक्चुअल ऊपर है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। ये स्ट्रेटिफाई किया हुआ है आपने, ये स्ट्रेटिफाई किया हुआ है आपने, ये नहीं किया आपने, एक्चुअल है। दोनों में देखिए प्रोपोर्शंस मोर और लेस द सेम है, ये 35% है तो ये भी 35% है, ये 31 है तो ये भी 31, ठीक है। yes, sir. तो ये मतलब अब आपको ज़्यादा समझ आ जानी चाहिए कि स्ट्रेटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आप इवन इसको चेक भी कर सकते हैं, ये इसने ये प्रोपोर्शंस यहाँ पे इन प्रोपोर्शंस को इसने कंपेयर किया हुआ है कि आप जब स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करते तो क्या आ सकता है नुकसान। तो फॉर एग्जांपल ओवरऑल एक्चुअल रेशोज ये हैं फर्स्ट कॉलम में, 1 की ये है, 2 की ये है, ये प्रोपोर्शंस है इन दी ओवरऑल डेटा। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है, stratified split between test and training data, and if you then look at the test data, so it keeps that those original proportions, yeah. But if you do it randomly without stratification, तो ये देखो ना ये हशर नशर हो गया है इसके साथ। इतना खैर बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर हम रैंडम परसेंटेज देखेंगे तो रैंडम स्ट्रेटिफिकेशन के साथ रैंडम जो परसेंटेज एरर है इन दोनों में वो 24% है और यहाँ पे क्या है 97% है। तो इट्स अ ह्यूज एरर इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। Yes, sir. और ये अब हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनका मकसद, ये जो कैटेगरीज हमने बनाई थी ना 5, ये हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ये हम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करें, इसका और कोई मकसद नहीं था। हम उनको क्लासिफिकेशन के लिए या कोई लेटर ग्रेडिंग जिस तरह हम करते हैं, सो अब हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं just to make sure that different parts of the data in the histogram are fairly represented. तो अब ये कॉलम आप निकाल दें बेशक। So let's make a copy and let's move on to a way of visualizing। ये हमने क्लास में अभी तक डिस्कस नहीं किया है कि डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपको ये तो पता है ना कि हर घर की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पाकिस्तान में भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि किस साइड पे है, मारगला फेसिंग है नहीं है, वो है ना सारी रश से कितना दूर है। सो लेट्स से अब उसके लिए आपको पता है फीचर कौन कौन से चाहिए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। सो लेट्स से यू हैव अ स्कैटर प्लॉट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेड विजुअलाइजेशन प्लॉट। लेट्स से हम इसको देख लेते हैं प्लॉट। तो ये स्कैटर प्लॉट आ गया। व्हाई डू यू थिंक इज इट बेड? Spread बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन जो स्प्रेड है वो तो है ना, वो आप क्या करेंगे। विजुअलाइजेशन क्यों बेड है, प्लॉट बेड की मैं नहीं पूछ रहा। इसको देख के आप क्या आइडिया ले सकते हैं? लोकेशन का तो इतना खास आइडिया। आपके पास पेयर्स आ रही है कि यहाँ पे एक एग्जांपल का लॉन्गिट्यूड कितना है, मतलब ये है कि ये तो आप टेबल में भी देख सकते थे ना। तो प्लॉट करने का आपको क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे आपके पास एक कोरिलेशन नजर आ रही है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आपस में कोरिलेशन है, लेकिन डज इट हेल्प यू इन टारगेट प्रेडिक्शन? नो सर। वहां पे इसका कोई मतलब लिंक नहीं बन रहा ना। तो एक इसी प्लॉट में एक ऑप्शन होता है अल्फा। वो क्या करता है कि वो डिफरेंट शेड्स यूज करता है।
ठीक है। और ये इसने यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, क्योंकि देखो ना यहाँ पे वैल्यूज ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने एग्जाम्पल्स किस जगह पे ज्यादा है। एग्जाम्पल डेंसिटी किस कौन सी वैल्यू जो लोकेशन की है, लॉन्गिट्यूड और लोकेशन, कौन सी वैल्यू किस जगह पे ज्यादा एग्जाम्पल्स है, मतलब उस जगह पे ज्यादा घर है। ये बात समझ आ रही है? तो वो आपको इस प्लॉट से नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि अगर वहां पे डेंसिटी कम है घरों की तो दिस इज अ बेटर विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किस जगह पे हेवीली डेंस पॉपुलेशन एरिया कौन सा है और लाइटली डेंस पॉपुलेशन एरिया कौन सा है। अब इसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम इसके साथ ये ऑप्शंस नोट कर लें, वही स्कैटर प्लॉट है, वही लॉन्गिट्यूड है, वही लैटिट्यूड है, अल्फा की वैल्यू हमने चूज कर ली, और लेट्स से हम एक काम करते हैं कि हम वहां पॉपुलेशन देखना चाहते हैं कि वहां पे लोग कितने रह रहे हैं, और 100 पे डिवाइड करने का मतलब यह है कि हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लेबल दैट एज पॉपुलेशन एंड दिस विल टेल यू द साइज, कि वो जो स्कैटर प्लॉट में वो जो डॉट आप लगाते हैं वो डॉट का साइज क्या होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो अगर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो सर्कल भी बड़ा होगा वरना छोटा होगा। और फिर आप चाहते हैं कि वहां पे मीडियन हाउस वैल्यू, क्योंकि मैं वो हमारा मकसद है प्रेडिक्शन, तो जिस चीज को आपने प्रेडिक्ट करना है वो भी इसी स्कैटर प्लॉट पे आप रिप्रेजेंट करें। तो हम चाहते हैं कि जिस जिस जगह पे मीडियन हाउस वैल्यू ज्यादा है उसको डिफरेंट कलर दे दो, सी फॉर कलर, एंड देयर इज अ कलर मैप। कलर मैप में कलर बार बनाएगा और वो कलर ऐसे देगा, आई थिंक इट्स फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू विल बी द स्मॉलेस्ट, it will represent the smallest value, in this case the median house value, and red will represent the largest value। तो अगर हम ये कर दें ना तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वही प्लॉट बहुत ज्यादा चीजें बता रहा है। तो पहले तो आप देखें कि वो जो हमने एस ऑप्शन दिया था साइज वाला, तो अब नजर आ रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट, कुछ जो स्कैटर प्लॉट की डॉट्स है वो छोटे हैं और कुछ का एरिया ज्यादा है। देखो ना एरिया ये बारीक है, कलर को आप फिलहाल इग्नोर करें। तो जिस सर्कल का एरिया जितना ज्यादा है, रेडियस सॉरी, एरिया और रेडियस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि हमने कमांड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमने उस रेडियस को पॉपुलेशन के साथ अटैच किया हुआ है, और जो कलर बार है वो मीडियन वेव से बताएगा। अब मुझे बताओ, और यहाँ पे बड़ी इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि यहाँ पे वहां तो बेहंगम उसने कलर दिया था एक ना, अब यहाँ पे कलर, जो कलर यहाँ पे है ब्लू, वहां पे उस कलर को, चूंकि ब्लू है और ब्लू नीचे है, तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां ब्लू है उसकी प्राइस कम होगी, मीडियन प्राइस। ये बात समझ आ रही है? और जहां जहां रेड है उसकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब एक ही प्लॉट में आपको 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो वैसे भी है, फिर इसके बाद कि कहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और उस रीजन में प्राइस क्या है, एवरीथिंग इन दिस 2D प्लॉट। जस्ट इमेजिन, इसको कहते हैं कलर मैप, ठीक है, सी मैप। सी मैप के डिफरेंट कस्टम्स हैं। ये एक कस्टम है जिसमें आप ब्लू से रेड जाते हैं, बट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट यू हैव टू यूज सी मैप, गेट सी मैप। और ये जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं इसका नाम है जेट। मे बी देयर आर अल्टरनेटिव्स व्हिच यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर। सो ये you should be well equipped in using such visualization techniques, कि how to make the plot reveal as much information as possible। उधर देखो मीडियन हाउस वैल्यू लिखी हुई है और कलर आपको हेल्प कर रहा है कि आप हर लोकेशन को। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इससे पहले हमने
टारगेट के साथ किस वैल्यू को लिंक, किस फीचर को लिंक किया था बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज? इनकम को। हाँ, इनकम को। उसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए था, ना कोई डेटा चाहिए था, वी हैड इट। ऑल्दो उसके लिए हमने प्लॉट हिस्टोग्राम लगा के स्ट्रेटिफाइड डेटा वहाँ पे क्लियर हो गया था कि उसका ताल्लुक है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन अलाउड अस टू सी अनदर लिंक and it turned out that the median house value depends on location as well। यहाँ नजर आ रहा है, देखो ना। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोकेशंस पे हाउस वैल्यू कम ही है, ठीक है, बहुत कम जगह पे वैल्यू ज़्यादा है। और ये यहाँ से एक और क्लियर हो गया कि जहाँ जहाँ ज़्यादा है उसका, अगर आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलिफोर्निया का देख लें तो ये बाद में इसने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि उसका ताल्लुक ओशन प्रॉक्सिमिटी से बनता है। किससे? ओशन प्रॉक्सिमिटी से। ओशन प्रॉक्सिमिटी जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो आपको ओशन, तो इसका मतलब यह है कि हमें वो फीचर भी अभी सीरियस लेना पड़ेगा जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। ये हम वैसे ही चला लेते हैं ज़्यादा। ये अच्छा, ये इमेज डाउनलोड करेगा अब। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था पहले डाउनलोडिंग द इमेज। पता कुछ नहीं रहा कितना टाइम इसको लगेगा, लेकिन बहरहाल हम इसको आगे जाते हैं। इसको ये प्लॉट तभी करेगा जब ये डाउनलोड हो जाएगा। सो इन द मीन टाइम वी कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड वी कैन, अब पता है कोरिलेशन जब आप मैट्रिक्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास जितने, अगर आपके पास 10 फीचर्स हैं तो ये 10 बाई 10 मैट्रिक्स होगा ना। हर पेयर ऑफ फीचर के दरमियान एक कोरिलेशन बनता है। और डायगोनल्स में क्या बताएंगे आपको? डायगोनल्स में हाँ, कोरिलेशन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या बताते हैं? दे डोंट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डायगोनल का मतलब यह है कि आप उस फीचर का अपने साथ कोरिलेशन देखते हैं, तो उसके साथ अपने साथ कोरिलेशन तो मैक्सिमम ही होगी ना। यस सर। तो उसको आप नॉर्मली, अगर आप कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग मैटलैब के साथ, मैटलैब में, तो उसमें बीच में वैसे ही आपके पास वंस वंस वन नजर आएंगी, दैट इज कन्वेइंग नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो आपका ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स का जो वो है, ये उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तो खैर मेरे ख्याल में ये इसने अभी प्लॉट नहीं किया, तो हम ये डिस्कशन को ज़रा होल्ड कर लेते हैं। You want to see all the features and you want to see how are they correlated with this important median house value which is the target। टारगेट के साथ correlation, और उसको आपने ascending order में भी कर दिया है। तो अब आप बताएं कि टारगेट का अपने साथ टॉप पे correlation होगी वो 1 होगी क्योंकि वो अपने साथ है। उसके बाद नेक्स्ट correlation किसकी ज्यादा बन रही है? मीडियन इनकम। तो इसका मतलब कि वो जो डोमेन नॉलेज से हमें हंच मिला था वो कंफर्म हो गया ना। 68% कोरिलेशन है उसके साथ। और दूसरा हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी ऊपर वाले प्लॉट से? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना, पॉपुलेशन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम उधर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके बाद और वैल्यूज आ गई है ना। मीडियन टोटल रूम्स आ गए उसमें, हाउसिंग मीडियन एज आ गया, हाउस होल्ड्स आ गया, ये वहां से आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये बताऊं कि कोरिलेशन को आपने कोई हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि इट्स जस्ट पेयर वाइज, ठीक है, एंड इट ओनली शोज लिनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन बाय डेफिनेशन क्या है? लिनियर है, कि यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रेट लाइंस। सो इसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल ये इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मीडियन हाउस के साथ कोई ऐसी चीज मुझे बताएं यहाँ पे कोरिलेशन जिसकी कम हो, और अदरवाइज हमें पता है कि वो ज्यादा होनी चाहिए। ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ही देख लें।
उधर हमने देख लिया था ना उस प्लॉट में, अब देखो वहां तो कोई कोरिलेशन नहीं है। ये आप जहन में रखिए कि जो स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट में हम कोई एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत समझना इस बात को जरूरी है। ये एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा में आपने देख लिया कि प्राइस ज्यादा कुछ लोकेशंस पे है और बाकियों पे नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि लोकेशन का ताल्लुक ओशन प्रॉक्सिमिटी के साथ है और ओशन प्रॉक्सिमिटी का ताल्लुक प्राइस के साथ है, लेकिन कोरिलेशन में वो वैल्यू कम आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि लीनियर, वो जो डिपेंडेंसी है वो लीनियर नहीं होगी, वो नॉन लीनियर होगी। एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स कैन ओनली कैप्चर लीनियर डिपेंडेंसी। ये बात समझ आ रही है? इट कैनॉट कैप्चर नॉन लीनियर डिपेंडेंसी। तो अब यहाँ पे अगर मीडियन इनकम यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर डिपेंडेंसी इसलिए ऊपर आ गई है। तो आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो कोरिलेशन में, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली सोशल साइंसेस जो स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझते, वो हर चीज को कोरिलेशन में कहते हैं, कोरिलेशन है इसके साथ। तो जिसके साथ कोरिलेशन नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इररिलेवेंट है, ठीक है? यस। नाउ pandas gives you another way। ये मैं असल में ये बताना चाह रहा था, मैं जरा उससे आगे चला गया। इंस्टेड ऑफ जस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे नुकसान पता है इसका क्या है, ये जो हमने यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे हमने एक तो ये लीनियर कोरिलेशन है, एक तो ये लीनियर हो गया, दूसरा ये है कि हमें हर एक दफा करना पड़ेगा ना। ये मीडियन हाउस के साथ हमने किया है, अब हम मीडियन हाउस की जगह कोई और फीचर यूज करेंगे, इस तरह के हमें देखने पड़ेंगे। तो pandas allows you to see in the form of scatter matrix, वो जो स्कैटर प्लॉट्स थे ना ऊपर, वो स्कैटर प्लॉट्स की जगह एक और विजुअलाइजेशन है, और इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑल द पॉसिबल फीचर्स यू जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे लिए ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है। मीडियन हाउस वैल्यू, क्योंकि उसमें हम, वो हमारा टारगेट है। मीडियन इनकम, डोमेन नॉलेज से हमें पता चल गया है। टोटल रूम का आइडिया हमें कहां से मिला है बताएं? कोरिलेशन से मिल गया हमें। और आखिरी फीचर क्या है? हाउस मीडियन एज, लेट्स से हम उसको भी देख लेते हैं, हाउस मीडियन एज को भी देख लेते हैं। वो भी देर से आपको आइडिया मिल गया कि कोरिलेशन इसकी भी ज्यादा है ना मीडियन एज की। तो ये दोनों हमने, लेट्स से हमने ये कर लिया, एंड नाउ वी वांट टू प्लॉट और स्कैटर मैट्रिक्स just using these 1 2 3 4 फीचर्स। तो 4x4 प्लॉट बनेगा ये। वो कितने प्लॉट्स होंगे? 16। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैंने क्या बताया था कि डायगोनल में क्या आता है अगर आप स्कैटर मैट्रिक्स देखो ना, वो सारे स्कैटर वो है। हमने ऊपर स्कैटर प्लॉट किस चीज का किया था आपको याद है? हमने मीडियन, नहीं हमने लॉन्गिट्यूड का किया था, सिर्फ 2 का किया था ना। तो यस सर, हमने 2 चीजों के दरमियान फीचर देखा था, ठीक है? we looked for relationship between the two, and this relationship will give you linear as well as non-linear relationship, ठीक है? अब हमें वहां पे चाहिए रहे हैं, we want to see something like that between any two pairs in these 4 features। हम इन 4 फीचर्स के ऊपर फोकस करके इनके हम डिफरेंट पेयर्स बनाएंगे। कितने पेयर बनेंगे इन 4 के? 16 बनेंगे ना। और उन 16 में कुछ फजूल होंगे, वो कौन से होंगे? जो हर एक के अपने साथ मिलेंगी ना। अब मीडियन हाउस वैल्यू के साथ जो पेयर है, वो तो हमें पता है कि वो हमें जो भी प्लॉट देगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो ऐसे ही हम वी विल नोट दैट ऑलरेडी। तो यहाँ पे पांडास ने क्या जबरदस्त काम किया हुआ है कि ये उस जगह को यूटिलाइज कर रहा है, उसके अलावा तो आपको स्कैटर मैट्रिक्स दे रहा है। ये स्कैटर प्लॉट्स है सारे, ये वही स्कैटर प्लॉट्स हैं जो आपने उधर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए देखे थे, ठीक है? लेकिन सेंटर में इसने क्या दिया, गेस करो? सेंटर में इसने उस जगह को इसने हिस्टोग्राम दे दिया है, क्योंकि वी नीड दैट हिस्टोग्राम एज वेल। हमने हर चीज का हिस्टोग्राम तो हमें याद नहीं होगा ना। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मैंने एक दफा और बताई थी कि कोवेरियंस मैट्रिक्स में भी ये सीन बनता है
कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका बनाना था इन 4 वेरिएबल्स का, तो उसमें भी 16 एंट्रीज होती, ठीक है। और उसमें डायगोनल एंट्रीज यस क्या, सर। डायगोनल एंट्रीज आपको क्या देती हैं, वेरिएंस, वहां पे वेरिएंस मिलती है, यहां पे उस वेरिएंस की जगह आप हिस्टोग्राम लगा रहे हैं। अब यहां पे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस तरह कोवेरियंस को रिप्लेस किया है स्कैटर प्लॉट से, रिमेंबर स्कैटर प्लॉट विल कैप्चर एवरीथिंग। देखो ना, ये इसमें ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रही हैं, ये बहुत जरूरी है। ये ये वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स है ना। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ कोरिलेशन देखते तो कोरिलेशन ने सिर्फ इस चीज को कैप्चर करना था, इस स्ट्रेट लाइन को। ये समझ आ रही बात? Correlation would यस have सर। missed correlation would have missed all these relationships. Scatter plot is a full representation of anything that is happening between those two variables. So अगर आपने दो variables के दरमियान dependency देखनी है ना, तो scatter plot is the way to go. Correlation is a simplification. इसी तरह किसी भी सिंगल वेरिएबल का अगर आपने सिंप्लीफाइड वर्जन देखना हो तो आप देखें वेरिएंस। बट इफ यू वांट टू नो द फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, तो उसके लिए क्या है, हिस्टोग्राम। So scatter matrix is very powerful in that regard. Okay, it not only tells you how each variable in isolation is distributed, marginal distribution आप इसको कह सकते हैं, but joint, तो scatter plot, scatter matrix को हम कह सकते हैं probability की language में, if a histogram is the empirical counterpart of PDF or distribution, then the scatter plot or scatter matrix is a empirical counterpart of the joint distribution. आपको याद है मैंने joint distribution की भी बात की थी ना, 2 वेरिएबल्स का जो डेंसिटी बनेगी 2 वेरिएबल्स के साथ, 2D जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस सर। And let's zoom in further and we want to know कि इन दोनों के दरमियान जो ये मीडियन इनकम और मीडियन टारगेट जो हमारा है, उनके दरमियान जो स्कैटर प्लॉट है उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में देखा जाए। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है जो अनयूजुअल है? ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन सजेस्ट लिनियर कोरिलेशन, लेकिन ये जो ऊपर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नज़र आ रही है, आपके ख्याल में क्या है? यस सर। नॉन लीनियर कंपोनेंट। ये नॉन लीनियर कंपोनेंट है, लेकिन इसकी रीजन और है। इसकी रीजन स्टार्ट में इसने बताई है कि जो ये मीडियन हाउस वैल्यूज है ना, इसने कैप लगाया हुआ है कि जस्ट टू मेक द डेटा मैनेजेबल, कि जिस हाउस की वैल्यू 50 क्या है $500,000 से ज्यादा है, हम उसको कैप करेंगे, वो अच्छा। ज्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। सो 500,000 एंड अबव, तो इधर जाके कौन सा तो वो सारे यहाँ पे वो मैप हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे देयर आर हाउसेस with values larger than that, तो यहाँ पे वो एक एनोमली के तौर पे नजर आ रही है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन आप इसको कह यस। सकते हैं। यहाँ पे कुछ मजीद स्ट्रेस भी नजर आ रही हैं। तो ये सिर्फ बताना ये था कि लुकिंग एट द डेटा यूजिंग ए प्रॉपर प्लॉट एक्चुअली टेल्स यू अ लॉट। अगर हम ये अभी देख लें, कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर आप देख लें मीडियन हाउस का, तो मीडियन हाउस के साथ अपनी कोरिलेशन तो 1 ही होगी। अब ये मीडियन इनकम और ये सारी हम देख ले, तो पहले भी था, आई डोंट थिंक दिस इज एनीथिंग न्यू। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में इसने ये कोरिलेशन मैट्रिक्स इधर से ही उठा लिया है। ठीक है, तो उधर क्या था, वो भी तो यही था। आई एम जस्ट वंडरिंग कि इसने वो रिपीट तो नहीं किया, ये वही सेम था। हाँ, ये वो रिपीट किया है ना उसने, ये उसने रिपीट किया। मेरा ख्याल था कि नई चीज आ गई है। इसके बाद देखो ना,
or if you want to basically, अब ये कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, बल्कि 2, रूम्स पर हाउस होल्ड और मीडियन हाउस, सिर्फ इनके दरमियान अगर आप देखना चाहते हैं स्कैटर प्लॉट। आपके पास चूंकि अभी सिर्फ 4 वेरिएबल्स आ गए हैं ना, तो आप हर 2 पेयर के दरमियान एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, वो कैप उधर भी नजर आ रहा है, कैपिंग इफेक्ट, हाँ। यस और यहाँ पे इतना सीधा नहीं है ये, आप ये नहीं कह सकते कि इनके दरमियान, ठीक है डिपेंडेंसी है, लेकिन उस तरह से लिनियर नजर नहीं आ रही है, ये नॉन लिनियर ज्यादा। So yeah, that was, you can see how complicated this can get. ये इसने encourage किया है कि ये बहुत पेनफुल काम होता है, बोरिंग होता है, क्योंकि you have to talk to a lot of people, you have to do a lot of surveys, research. लेकिन ये है कि कहता है इसके बाद जो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे ना, so that will be focused, ठीक है। क्योंकि यस क्योंकि आपके पास अगर लेट्स से 20-30 फीचर्स हैं, और उन 20-30 फीचर्स में आपने ब्लाइंडली सबको अगर आप करेंगे तो आपके पास अजीब और गरीब किस्म के मॉडल्स बनेंगे। यहाँ से जो मॉडल्स बनेंगे वो कैलकुलेटेड होंगे, वो क्योंकि दे विल बी वेल थॉट, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगला वो जो मैंने ये नोटबुक यहाँ तक खुद ट्राई किया था, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। सो वी कैन डिस्कस थिंग्स इफ यू वांट। ये असाइनमेंट समझ आ गई आप लोगों को? असाइनमेंट की डेडलाइन कब तक है? ये डेडलाइन जो है ना, आपको मैं दे देता हूँ अगला जुमा, ठीक है। ठीक है, तो क्या डेट बनती है? ओके सर। ये 22 बनती है ना। 22 को आपने मुझे ईमेल भेजनी है MCQs की 10 MCQs की बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और ये मैं MCQs, आप ये ना कहें कि मुझे MCQs चाहिए, मैं MCQs बहुत से बना लेता हूँ। इससे मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ ले, क्योंकि इसमें कहने को एक चैप्टर है, लेकिन इट इज द बिग पिक्चर। अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, वो मोस्टली आपको उसमें नजर आएंगी, वो टर्मिनोलॉजी। और जब वो एक स्टोरी लाइन बनती है ना, so you can connect all those different terminology to the main landscape. वो scattered हैं, वो इधर उधर आपने वो bits and pieces किए हैं। तो मतलब ये जो 2 चैप्टर्स है, पहला और दूसरा, अभी तक मैंने इतनी इफेक्टिव समरी नहीं देखी है, बिल्कुल ये जर्नलिस्ट की तरह इसने समराइज किया हुआ चीजों को। बस इसका सिर्फ नुकसान ये है कि ये बुक आगे जाके ये फिर टेंसर फ्लो की तरफ से जाता है, और वो टेंसर फ्लो समहाउ मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन इसका जो फर्स्ट 5-6 चैप्टर है वो बड़े जबरदस्त है। ठीक है फिर, ओके सर। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप लोगों ने वो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया वो सर्वे को, जो सर्वे आया था ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में, वो पीईसी का नहीं, हमारा अपना जो इंटरनल। यस सर, उसे भी करना है। वो करना है, क्योंकि वो असल में उनको जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है ना 5 कैंपसेस की, उसकी आपने नाम सुना होगा QEC का, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल। उनके कुछ प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल्स ये हैं कि जब तक 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ना करें, तो आप कोई भी फैसला करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने स्टूडेंट की फीडबैक देख के किया है। तो 50% इज़ अ मिनिमम। तो अब वो लोग आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आप बाकियों को भी इनकरेज करें, ठीक है। और आज की मेरे ख्याल में डेडलाइन है, आज की डेट में वो करनी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।